डियर लर्नर, आपको वेलकम कहा जाता है iFactioner के 4000 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। पार्ट नंबर 4 में हम ए से शुरू होने वाले 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे, प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे और उनके स्पेलिंग को याद करेंगे। साथ ही साथ उनके यूजेज को समझने के लिए हम इंग्लिश में 120 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है AM। AM शॉर्ट फॉर्म है एंटी मेरिडियम की। दोपहर से पहले के टाइम को AM कहा जाता है। रात 12 बजे से दोपहर के जो 12 बजते हैं उस टाइम को हम AM के साथ लिखते हैं। जिसे आधी रात को 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM और फिर 12 AM के बाद फिर से 1 PM शुरू हो जाता है, जो कि पोस्ट मेरिडियम दोपहर के बाद के वक्त का कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है। AM का अर्थ है एंटी मेरिडियम, जिसका अर्थ है दोपहर से पहले। इंग्लिश में AM मीन्स एंटी मेरिडियम विच मीन्स बिफोर मिड डे। अगर हमने कहना है कि रात के 2 बजे हैं तो इंग्लिश में कहेंगे इट्स 2 AM। आधी रात 12 बजे रात को शुरू होती है। मिडनाइट स्टार्ट्स एट 12 AM। मैं वहाँ सुबह 8 बजे हूँगा। आई विल बी देयर एट 8 AM। अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग। अमेजिंग का मीनिंग होता है गजब का, कमाल का। जैसे अगर हमने कहना है आपका आइडिया गजब का है तो इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गॉट एन अमेजिंग आइडिया। अब यहाँ पे देखें, हम अमेजिंग से पहले एन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ए वॉवल है। तो हमेशा जो भी वर्ड्स वॉवल से शुरू होते हैं, AEIOU या उनसे मिलती जुलती आवाज़ भी होती है, तो हम उससे पहले आ के बजाय एन लगाते हैं। इसी तरह अगर हमने कहना है कि यार वो कमाल का है, वो कमाल है, वो गजब का है, तो हम कहेंगे ही इज़ सिंपली अमेजिंग। इसी तरह किसी फिल्म में बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक्स यूज़ हुए हुए हैं तो हम कहेंगे फिल्म में ग्राफिक्स गजब के हैं। तो इंग्लिश में द ग्राफिक्स इन द फिल्म आर अमेजिंग, यानी कि हैरान करने वाले हैं। अमेज से निकला है अमेजिंग। अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन। अमेरिकन अमरीकी चीज़ या शख्स को कहा जाता है, आदमी को कहा जाता है, या कोई भी चीज़ जिससे अमेरिकन कल्चर हो गया, अमेरिकन फिल्म हो गई, अमेरिकन डिफरेंट कंपनीज हो गई, और अमेरिकन अमरीकी बाशिंदे को भी कहा जाएगा। जिसका मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अमरीकी सदर कौन है? हु इज़ द अमेरिकन प्रेसिडेंट? वो अमरीकी है। ही इज़ एन अमेरिकन। एन अमेरिकन। देखें, ए से पहले वॉवल से पहले एन लगा। अमरीकी गाड़ियाँ अच्छी बनी होती हैं, यानी कि मजबूत बनी होती हैं। अमेरिकन कार्स आर वेल बिल्ट। अमंग, AMONG, अमंग का मीनिंग है कि बीच में, के दरमियान में। जिस तरह हमारी कोई अगर लेट सपोज खबरें कहीं बाहर किसी को दे रहा है तो उसे चूहा कहा जाएगा या फिर मोल कहा जाएगा, छछूंदर जिसे कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारे बीच में चूहा है। देयर इज़ अ माउस अमंग अस,
हमारे बीच में छुछुंदर है, देयर इज अ मोल अमंग अस। या फिर हमारे बीच में या दरमियान असली टैलेंट है, वी हैव गॉट अ रियल टैलेंट अमंग अस। किसी ने बहुत ज़बरदस्त गाना सुनाया तो उसकी तारीफ करते हुए आप कहेंगे वी हैव गॉट अ रियल टैलेंट अमंग अस। इसी तरह हम कह सकते हैं चलें अपने बीच में मौजू आदमी ढूंढें जो ये काम मुकम्मल कर सकता है। लेट्स फाइंड अ सुटेबल पर्सन अमंग अस टू कंप्लीट दिस टास्क। अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट का मीनिंग होता है रकम, यानी कि जिसमें पैसे, जो पैसों से रिलेटेड रकम होती है। पूरी रकम कितनी हुई? व्हाट्स द टोटल अमाउंट? हाँ भाई, कितने पैसे हुए? व्हाट्स द टोटल अमाउंट? मेरे पास मतलूबा रकम नहीं है, आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट। गाड़ी है 10 लाख की, मेरे पास 6 लाख है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट नहीं है, तो इस वजह से मैं कहूँगा आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट। जो ज़रूरी है अमाउंट वो मेरे पास नहीं है। आपकी पूरी रकम $150 हुई। योर टोटल अमाउंट्स टू $150। तो यहाँ पे अमाउंट्स है कि कितनी हुई, तो वर्ब के तौर पे ये यूज़ हुआ है। योर टोटल अमाउंट्स टू $150। एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग होता है विश्लेषण या फिर तज्जिया। जिस तरह अगर हमने कहना है ये मौजूदा सूरत हाल पर अच्छा एनालिसिस है, इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ गुड एनालिसिस ऑन करंट सिचुएशन। मैं आज रात तक एनालिसिस मुकम्मल कर लूँगा, आई विल कंप्लीट द एनालिसिस बाय टुनाइट। सियासी एनालिस्ट जो है वो अच्छा एनालिसिस कर रहा है, इंग्लिश में कहेंगे द पॉलिटिकल एनालिस्ट इज डूइंग अ गुड एनालिसिस ऑफ द करंट सिचुएशन, ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। एनालिस्ट एनालिसिस से निकला है, एनालाइज से निकला है, स्पेलिंग है ANALYST, एनालिस्ट। विश्लेषक को कहा जाता है, तज्जियाकार को कहा जाता है। जैसे वो अच्छा सियासी एनालिस्ट है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ गुड पॉलिटिकल एनालिस्ट। वो राजनीति का अच्छा तज्जियाकार है, विश्लेषक है, ही इज़ अ गुड पॉलिटिकल एनालिस्ट। एनालिस्ट सूरत हाल को एनालाइज कर रहा है, इंग्लिश में कहेंगे एन एनालिस्ट इज एनालाइजिंग द सिचुएशन। मैं एनालिस्ट नहीं हूँ तो मुझे क्यों प्रोग्राम में बुला रहे हो, जिससे हम कहेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट एन एनालिस्ट, आई एम नॉट एन एनालिस्ट। एनालाइज, स्पेलिंग ANALYZE, एनालाइज। विश्लेषण को कहा जाता है, तज्जिए को कहा जाता है। जैसे वो मकामी राजनीति का एनालिस्ट करने में अच्छा है, ही इज़ गुड एट एनालाइजिंग लोकल पॉलिटिक्स। या फिर अगर हम इन्हें कहना है चलें सूरत हाल का तज्जिया विश्लेषण करें, तो कहेंगे लेट्स एनालाइज द सिचुएशन। मैं चीज़ों का तज्जिया विश्लेषण करने में अच्छा नहीं, आई एम नॉट गुड एट एनालाइजिंग थिंग्स। एंशियंट, स्पेलिंग ANCIENT, एंशियंट। और इसको कुछ लोग जो हैं वो पढ़ते हैं
एंशंट, जो कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो एंशंट का मीनिंग होता है जी, कोई बहुत ही पुरानी चीज़ हो, प्राचीन हो, कदीम हो, तो उसको एंशंट कहते हैं। जिस तरह मोहनजोदड़ो एक एंशंट तहजीब थी। मोहनजोदड़ो was an ancient civilization। उसे कदीम या प्राचीन चीज़ें इकट्ठा करने का शौक है। He is fond of collecting ancient artifacts। या फिर हमने कहना है मेरे पास एंशंट सिक्का है, कोई बहुत ही पुराना सिक्का हो आपके पास, तो आप कहेंगे आई हैव गॉट एन एंशंट कॉइन। एंड और को कहा जाता है, स्पेलिंग है AND एंड। जैसे आप अच्छे हैं और वो बुरा है। इंग्लिश में यू आर गुड एंड ही इज़ बैड। चलिए अपना काम ख़त्म करें और फिर खाना खाएं। लेट्स फिनिश आवर वर्क एंड देन ईट। मैं रास्ते में हूँ और मैं वहाँ 5 मिनट में हूँगा। आई एम ऑन माई वे एंड आई विल बी देयर इन 5 minutes। एंगर ANGER, एंगर गुस्से को कहा जाता है। जैसे कोई भी काम गुस्से में ना करें, कोई भी एक्शन गुस्से में ना लें। डोंट टेक एनी एक्शन इन एंगर। आपको अपना गुस्सा काबू करना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर एंगर। उसने ये गुस्से में कहा। ही सेड इट इन एंगर। एंगल ANGLE, एंगल। अब एक वर्ड जो इससे मिलता जुलता है वो है ANGEL, एंजल। एंजल फरिश्ते को कहा जाता है, जबकि इसको हम पढ़ते हैं एंगल, ANGLE, एंगल। कौन को कहते हैं, जाविये को कहते हैं। जैसे हमने कहना है तकोन के 3 कोण होते हैं, 3 कोने होते हैं, 3 जाविये होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ट्रायंगल हैज़ 3 sides। ये एक और कौन है, ये एक और जाविया है। इट्स एन अदर एंगल, इट्स एन अदर एंगल, यानी कि ये देखने का एक और जाविया है, कौन है जिस तरह आप देख रहे हो इस सिचुएशन को। इसको 45 डिग्री कौन जाविये पर ऊपर करें। रेज इट टू द 45 डिग्री एंगल। एंग्री ANGRY, एंग्री। एंग्री गुस्सा, गुस्से को कहते हैं। कोई गुस्से में हो तो उसे भी एंग्री मैन, एंग्री पर्सन कहते हैं। जैसे आप उस पर गुस्सा क्यों हैं, वाई आर यू एंग्री एट हिम। गुस्सा ना करो, गुस्से में ना आओ। डोंट बी एंग्री, वो गुस्से में था। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था। ही वॉज वेरी एंग्री। एनिमल ANIMAL, एनिमल जानवर को कहा जाता है। जैसे कुत्ता एक जानवर है। डॉग इज एन एनिमल। पांडा एक एंडेंजर्ड जानवर है। एंडेंजर्ड कौन सी जानवर होते हैं, जो कि ख़त्म होने वाले हों, जिनके बहुत कम अमाउंट में रह गए हों वाइल्ड में, जंगल में। जैसा चीता हो गया, पांडा हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे पांडा इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। हम चिड़ियाघर में काफ़ी जानवर देखेंगे। वी विल लुक एट अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द ज़ू। हम चिड़ियाघर में काफ़ी जंगली जानवर देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने वाइल्ड लिखा है तो इसलिए हमें साथ जंगली भी ऐड करना चाहिए। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी एक साल जो पूरा होता है, सालगिरह जो होती है, उसको कहा जाता है। जिस तरह शादी की एनिवर्सरी,
वर्क एनिवर्सरी वगैरह वगैरह। आप शादी की सालगिरह पर मुझे क्या दे रहे हैं? What are you giving me on our wedding anniversary? आप हमारी शादी की सालगिरह पर मुझे क्या दे रहे हैं? What are you giving me on our wedding anniversary? आज उसकी काम की सालगिरह है। Today is his work anniversary. 1 साल यानी कि उसे हो गया हमारे साथ काम करते हुए। वो अपनी शादी की सालगिरह एक जजीरे पर मनाएंगे। They will be celebrating their anniversary on an island. Next word है announce. 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 Announce का मीनिंग होता है घोषणा, ऐलान करना। जिस तरह इस खबर का ऐलान कौन करेगा? Who is going to announce this news? Announcer announce कर रहा है। The announcer is announcing. चले अच्छी खबर announce करें। Let's announce the good news. Annual. ANNUAL. Annual का मीनिंग होता है वार्षिक, सालाना, यानी कि 1 साल, 365 डेज। आपको कंपनी के वार्षिक सालाना खाने पर मदऊ किया जाता है। एक कार्ड रिसीव हुआ आपको और उसमें लिखा हुआ है यू आर इन्वाइटेड फॉर द कंपनीज एनुअल डिनर। ये रहा आपका एनुअल बोनस। हेयर इज योर एनुअल बोनस। मैं बिल्स सालाना अदा करूँगा, दूंगा, वार्षिक दूंगा। I will pay the bills on annual basis. Another. ANOTHER. Another का मीनिंग होता है एक और। चलें इसे एक और तरीके से करें। Let's do it another way. इसको करने का एक और तरीका है। There is another way of doing it. इसको हल करने का एक और तरीका है। There is another way of solving it. क्या आपके पास एक और पेचकस है? Do you have another screwdriver? Screwdriver पेचकस को कहते हैं जिससे हम पेच को कसते हैं। Answer. 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 जवाब को कहा जाता है। जिस तरह कृपया मेहरबानी करके मेरा जवाब दें। प्लीज़ आंसर मी। मुझे जवाब नहीं पता। आई डोंट नो द आंसर। क्या ये आपका आखिरी जवाब है? इज़ दैट योर फाइनल आंसर? एंटीसिपेट। ANTI एंटी और CIPATE सिपेट। एंटीसिपेट। एंटीसिपेट जो है आशा को कहते हैं, अंदाजे को कहते हैं, पूर्वना पूर्वानुमान को कहते हैं, पूर्वानुमान, या फिर पहले से सोच के कुछ रखने को एंटीसिपेट कहते हैं। जिस तरह आप पहले से सोच के रख लेते हैं कि कल बारिश होगी तो आपने एंटीसिपेट कर लिया। जैसे मेरा अंदाज़ा है कि ये काम करेगा। आई एंटीसिपेट दैट इट विल वर्क। मैंने पहले ही से सोच के रख लिया कि ये काम करेगा। मुझे इसका पूर्वानुमान था। आई हैड एंटीसिपेटेड इट। मुझे इसका अंदाज़ा था। वो मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा सकता है। ही कैन एंटीसिपेट द फ्यूचर। एंजाइटी। अब इस
इस वर्ड को बहुत से लोग एनजाइटी पढ़ते हैं, एनजिकिटी पढ़ते हैं, लेकिन ये है एनजाइटी। ANXIETY। एनजाइटी चिंता को कहा जाता है, बेचैनी को कहा जाता है। जैसे चिंता, बेचैनी आपकी सेहत के लिए बुरी है। एनजाइटी इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। तनाव चिंता या बेचैनी का कारण है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एनजाइटी। आप इस दवा से चिंता या बेचैनी को कम कर सकते हैं। यू कैन लेसन द एनजाइटी विद दिस मेडिसन। तो यहाँ पे लेसन के स्पेलिंग देख लें, LESSEN है लेसन। दूसरा लेसन होता है LESSON, लेसन, सबक। ANY, ANY को कोई को कहा जाता है, कोई। जैसे क्या आप में से कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है? कैन एनी ऑफ यू टेल मी द आंसर? क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? डू यू हैव एनी मनी? तो देखें यहाँ पे कोई बंदा या कुछ चीज़, कुछ पैसे, उसके लिए भी हमने एनी को यूज़ किया। क्या वो आपको कुछ पैसे देता है? डज ही गिव यू एनी मनी? एनीबडी, ANYBODY, एनीबडी कोई को कहा जाता है। जैसे क्या कोई घर पर है? इज़ एनीबडी एट होम? क्या कोई वहाँ है? इज़ एनीबडी देयर? क्या कोई आपकी पार्टी पर आ रहा है? इज़ एनीबडी कमिंग टू योर पार्टी? एनी मोर, ANYMORE, एनीमोर अब को कहा जाता है, मज़ीद को कहा जाता है, और ज़्यादा को कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ और नहीं, मैं ये और नहीं सह सकता, कोई सिचुएशन है, कुछ दर्द हो रही है, तो आप कह सकते हैं आई कैंट टेक इट एनी मोर। बहुत पेन हो रही है, आई कैंट टेक इट एनी मोर। मैं यहाँ अब नहीं काम करता, आई डोंट वर्क देयर एनी मोर। यहाँ होगा हेयर और वो देयर होगा वहाँ, तो इसको हम कर देते हैं हेयर। आई डोंट वर्क हेयर एनी मोर। ये अब ना करना, जिसको हम कहते हैं ना अब ना ये करना, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट डू इट एनी मोर। इसको अब और ज़्यादा ना करो, डोंट डू इट एनी मोर। एनी वन, ANYONE, एनी वन किसी को कहते हैं। जिसका क्या कोई मुझे नए कानून के बारे में बता सकता है, कोई के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कैन एनीवन टेल मी अबाउट द न्यू लॉ? क्या किसी को जवाब पता है? डज एनीवन नो द आंसर? डज एनीवन नो द आंसर? क्या कोई पार्टी में आ रहा है? इज एनीवन कमिंग टू द पार्टी? क्या कोई तुम्हारी पार्टी में आ रहा है? इज एनीवन कमिंग टू योर पार्टी? एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग का मीनिंग होता है कुछ भी। जैसे कुछ भी नहीं से कुछ होना बेहतर है। एनीथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नथिंग इज़ कुछ भी नहीं, एनीथिंग कुछ भी। तुम आइसक्रीम के अलावा कुछ भी खा सकते हो। माँ बच्चे को कहती है यू कैन ईट एनीथिंग बट आइसक्रीम। यू कैन हैव एनीथिंग बट दैट टॉय, कि उस खिलौने के अलावा तुम कुछ भी ले सकते हो। क्या आपको कुछ और चाहिए? वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स? वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स? एनीवे, ANYWAY, एनीवे। एनीवे वैसे भी को कहा जाता है, वैसे को कहा जाता है। जैसे वैसे भी चलो ये करते हैं। एनीवे, लेट्स डू इट। वैसे भी आप गलत हैं। एनीवे,
you are wrong. वैसे भी वो नहीं आ रहा. Anyway, he is not coming. Anywhere, A-N-Y और W-H-E-R-E, anywhere, कहीं भी को कहा जाता है. मैं कहीं भी जा सकता हूँ. I can go anywhere. या खाने के लिए कहाँ चलें? I can go anywhere. मुझे अपनी अंगूठी कहीं भी नहीं मिल रही. I can't find my ring anywhere. क्या आप कहीं जा सकते हैं? Can you go anywhere? Apart. Apart, A-P-A-R-T, apart. अलावा को कहा जाता है. जिस तरह इसके अलावा इसमें और भी मसले हैं. It has other problems apart from this one. इसके साथ साथ या इसके अलावा. इस हिस्से के अलावा ये अच्छा प्लान है. It's a good plan apart from this part. गैराज के अलावा घर अच्छा है. The house is good apart from the garage. गैरेज बेसिकली इंग्लिश में कहेंगे गैरेज और हिंदी और उर्दू में गिराज. अपार्टमेंट, A-P-A-R-T-M-E-N-T, अपार्टमेंट. अपार्टमेंट फ्लैट को कहा जाता है. जैसे हम कह सकते हैं मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ. I live in an apartment. वो एक बड़े फ्लैट में रहता है. He lives in a big apartment building. वो एक बड़े फ्लैट वाली बिल्डिंग में रहता है. इनके वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है. He lives in a big apartment building. फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है? What's the difference between a flat and an apartment? तो फ्लैट आमतौर पे छोटे फ्लैट को कहा जाता है और अगर फ्लैट बहुत बड़ा हो तो उसे अपार्टमेंट कहा जाएगा. अपेरेंट, A-P-P-A-R-E-N-T, अपेरेंट स्पष्ट को कहा जाता है, जाहिर को कहा जाता है. जिस तरह स्पष्ट है, जाहिर है कि वो सच नहीं बोल रहा. It's apparent that he is not telling the truth. उसके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो हैरान है. It was apparent by the look on her face that she was surprised. मुझे उसके स्पष्ट ज़ाहिरी अदम दिलचस्पी से अजीब लगा. I felt awkward by her apparent disinterest. यानी कि उसने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया. मुझे अजीब सा लगा. फिर I felt awkward by her apparent disinterest. यानी कि नज़र आने में तो लग रहा था कि वो दिलचस्पी नहीं रखती. Apparently, A-P-P-A-R-E-N-T-L-Y, apparently का मीनिंग होता है ज़ाहिरी तौर पर, बज़ाहिर. जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर वो खुश थे. Apparently they were very happy. पता नहीं क्या हुआ. या ज़ाहिरी तौर पर वो नौकरी में दिलचस्पी रखता था. Apparently he was interested in the job. फिर पता नहीं क्यों छोड़ दी. ज़ाहिरी तौर पर फिल्में ही एक ऐसी चीज़ थीं जिनमें उसकी दिलचस्पी थी. Apparently movies were the only things that interested her. अपील, A-P-P-E-A-L, अपील. अपील का मीनिंग होता है एक तो जो हम अपील करते हैं, जैसा कोर्ट में इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं. कोई डिसीजन हो गया है तो उसके ख़िलाफ़ हम अपील कर सकते हैं. या कोई चीज़ अपीलिंग होती है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दिल आपका ले लेती है, उसको भी अपीलिंग कहते हैं. जैसे मैं इसके ख़िलाफ़ अपील करूँगा. I will appeal against it. नीला रंग मुझे हमेशा अपील करता है. Blue color always appeal me. हम इस तरह भी कह सकते हैं कि
उसकी शख्सियत दिल मोह लेने वाली है। उसकी शख्सियत दिल मोह लेने वाली है तो इसको हम कहेंगे His personality is appealing। या उसकी शख्सियत बहुत ही दिल मोह लेने वाली है। His personality is very appealing। appear, A-P-P-E-A-R, appear दिखाई को कहा जाता है, जो दिखाई दे रहा हो, जो जाहिर हो चीज़। जैसे वो दिखाई देने में मेहनती लगता है। He appears to be a hardworking person। मुझे मुकामी जज के सामने पेश होना है। I have to appear before a local court judge। तो appear होना यानी कि उसके सामने जाने को भी कहा जाता है, उसके सामने दिखाई देना है, पेश होना है। इसी तरह हम कहते हैं कौसो कज़ां नज़र आने लगी है। द रेनबो इज़ अपेयरिंग, यानी कि क्योंकि बारिश भी हो रही है, सूरज भी है, तो द रेनबो इज़ अपेयरिंग। अपीयर से ही निकला है अपेरेंस। अपेरेंस जो है स्पेलिंग है इसके APPEARANCE। अपेरेंस दिखावत को कहते हैं, ज़हूर को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसकी दिखावत पर ना जाओ, तो इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट गो ऑन हिज अपेरेंस। डोंट गो ऑन हिज अपेरेंस। इसी तरह अगर हमने कहना है कि मुझे देखने में ये स्टेज पसंद है या पसंद आया है, इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक द अपेयरेंस ऑफ दिस स्टेज। मुझे इस स्टेज की दिखावट पसंद आई है। आई लाइक द अपेयरेंस ऑफ दिस स्टेज। इसी तरह हम कह सकते हैं क्या तुमने गाने वाले प्रोग्राम में मेरी अपीयरेंस देखी, यानी कि मेरी जो मैं आया था उस प्रोग्राम में वो आपने देखा। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू वॉच माई अपीयरेंस ऑन द सिंगिंग प्रोग्राम। डिड यू वॉच माई अपीयरेंस ऑन द सिंगिंग प्रोग्राम। एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल सेब को कहा जाता है। अब देखें, जिस तरह हमारे पास एक प्रोवर्ब है कि वो अपनी माँ की आँख का तारा है, तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना हो कि वो अपनी माँ का तारा है, तो हम कहेंगे ही इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। ही इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। जिस तरह एक और भी प्रोवर्ब है कि रोज़ाना एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है, यानी कि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कहते होंगे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज़ाना एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मुझे हर रोज़ एक सेब खाना पसंद है। मुझे हर रोज़ एक सेब खाना पसंद है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक टू ईट एन एप्पल एवरी डे। आई लाइक टू ईट एन एप्पल एवरी डे। नेक्स्ट वर्ड है एप्लीकेशन, APPLICATION। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है आवेदन, दरख्वास्त, या फिर जिस तरह कोई थ्योरी होती है तो वो रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई होगी, तो उस चीज़ को भी उसकी एप्लीकेशन कहा जाता है कि अच्छा ये मशीन तो बन गई है, लेकिन
असल ज़िंदगी में ये काम किस तरह करेगी, कहाँ कहाँ पे काम करेगी, इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, तो उसको भी एप्लीकेशन कहा जाता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी नौकरी का आवेदन या दरख्वास्त भेजो। तो इंग्लिश में हम इस चीज़ को कहेंगे कि मुझे अपनी नौकरी की एप्लीकेशन भेजो, सेंड मी योर जॉब एप्लीकेशन। इसी तरह जो इसका दूसरा मीनिंग होता है, हम कहते हैं कि इस कोई प्रोडक्ट बनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, कि मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। चलें, ये मशीन तो बड़ी अच्छी लग रही है, आपने बना दी है, लेकिन व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोडक्ट? व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोडक्ट? इसी तरह हम कह सकते हैं कि उसने पढ़ने की छुट्टी के लिए लिखी हुई एप्लीकेशन भेजी है। किसी ने पढ़ाई जॉब कर रहा है, अब उसने पढ़ाई के लिए छुट्टी लेनी है, तो हम कहते हैं कि उसने पढ़ने की छुट्टी के लिए लिखी हुई एप्लीकेशन भेजी है। तो इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ सेंट अ रिटन एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव। ही हैज़ सेंट अ रिटन एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव। अप्लाई, APPLY, अप्लाई लागू करने को कहते हैं। जिस तरह या फिर किसी चीज़ के लिए, किसी कोई नौकरी है उसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ, उसके लिए जॉब एप्लीकेशन देता हूँ, तो जो एप्लीकेशन देना है उसको भी अप्लाई करना कहते हैं। जिससे मैं कहता हूँ कि मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करूँगा, तो इंग्लिश में मैं कहूँगा आई विल अप्लाई फॉर दिस जॉब, या फिर आई विल अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये रूल्स अब लागू नहीं होते। अब कहते ये यहाँ पे तो ये लिखा है कि ये रूल यहाँ पे इस तरह होना चाहिए, मैंने कहा ये रूल्स अब लागू नहीं होते। दीज रूल्स डोंट अप्लाई एनी मोर। इसी तरह ज़्यादा प्रेशर डालने को भी अप्लाई मोर प्रेशर कहा जाता है। जिससे मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा दबाव डालना चाहिए, तो दबाव डालने को कहेंगे अप्लाई मोर प्रेशर। जिस तरह यू शुड अप्लाई मोर प्रेशर। अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट। अपॉइंट जो है वो नियुक्त करना, मुकर्रर करने को कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि उसे मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर नियुक्त या फिर मुकर्रर किया गया है। उसे मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, मुकर्रर किया गया है। हम कहेंगे ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि मैं उसको टीचर के तौर पर नियुक्त या फिर मुकर्रर करूँगा, मैं उसको टीचर या फिर टीचर के तौर पर नियुक्त या मुकर्रर करूँगा। आई विल अपॉइंट हर एज अ टीचर। आई विल अपॉइंट हर एज अ टीचर। इसी तरह हम कहते हैं कि चलें
उनको चेयरमैन के तौर पर नियुक्त या फिर मुकर्रर करें। Let's appoint him as a chairman. Let's appoint him as a chairman. Ladies and gentlemen, उम्मीद है कि आपको आज जो हमने 40 वर्ड्स कवर किए हैं इंग्लिश में उनके मीनिंग, प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग समझ आ गए होंगे और उनको यूज़ करना भी आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि इंग्लिश से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। आपका कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो क्वेश्चन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.